नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को पूर्ण, गतिमान और लंबित सभी घोषणाओं का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश। जल्द पेश करें योजनाओं के प्रस्ताव। उत्तराखंड को आयुष का सशक्त प्रदेश बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विजन। ऋषिकुल में एम्स जैसा ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान बनाने का प्रस्ताव। जल्द मिल सकती है सौगात। और राज्य के सभी वाइब्रेंट विलेज को पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से चल रहा काम। पहले फेज में 51, दूसरे में शामिल किए गए 40 गांव। हर गांव में नोडल अधिकारी तैनात। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पूर्ण हो चुकी, गतिमान और किसी विशेष कारणों के चलते अभी तक प्रारंभ नहीं की जा सकी हैं ऐसी सभी सीएम की घोषणाओं व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई सभी घोषणाओं का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को कहा कि ऐसी घोषणाएं जिनको तत्काल प्रारंभ करने में कोई समस्या नहीं है, उनके तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मुख्य सचिव ने सचिव एसएन पांडे को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति तेजी से पूरी हो, इसके लिए निगरानी का प्रभावी मैकेनिज्म बनाएं और जिन विभागों की जिस घोषणा में प्रगति संतोषजनक न हो, उनको व्यक्तिगत अथवा दैनिक रूटीन से अवगत कराते हुए उसकी प्रगति बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अगले 25 सालों में उत्तराखंड को किस मुकाम पर पहुंचाना है, इसके लिए कई सुझाव दे गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष के क्षेत्र में उत्तराखंड को सशक्त प्रदेश बनाते हुए इसमें और बेहतर काम किए जाने चाहिए। इसको लेकर आयुष निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि एलोपैथिक में एम्स की तर्ज पर आयुष डिपार्टमेंट में एक आयुर्वेदिक संस्थान खोला जा रहा है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव भारत सरकार ने प्रदेश से मांगा था। राज्य ने हरिद्वार स्थित ऋषिकुल महाविद्यालय में ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान का सुझाव दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसकी सौगात प्रदेश वासियों को मिल सकती है। पूरे देश में जो है विभिन्न संस्थानों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के रूप में तैयार करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके अनुसार हमारे प्रदेश में भी एक ऐसा संस्थान हो, इस ऐसी मंशा को जाहिर करते हुए गत 2 वर्षों में हम लोगों ने एक प्रस्ताव भारत सरकार आयुष मंत्रालय को प्रेषित किया है, जहां पर हम लोग ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का स्थापना करने का हमने सुझाव दिया हुआ है। अभी वो निर्णयाधीन है, बट शीघ्र ही उस पर कोई निर्णय होने की संभावना है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में सरकार को सुझाव दिया कि प्रदेश के सभी वाइब्रेंट विलेज को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसको लेकर वाइब्रेंट विलेज नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि प्रदेश में 91 वाइब्रेंट विलेज को विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 51 गाँवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया था, जबकि दूसरे फेज में 40 और गाँवों को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज की बात करी है। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और मैं बताना चाहूंगी, आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड में 91 वाइब्रेंट विलेज का चयन हुआ है। वीवीपी 1 में जो वाइब्रेंट विलेज परियोजना प्रथम थी, उसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर के विलेजेस लिए गए थे, जिसमें हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के 51 गांव लिए गए थे। और वीवीपी 2 में जब हुआ तो उसमें इंडो नेपाल को भी सम्मिलित किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ के 40 गांवों को सम्मिलित करते हुए टोटल 91 गांव लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पहले भारत तिब्बत सीमा के गांव और अब भारत नेपाल सीमा से लगे गांवों को शामिल किया गया है। पहले चरण के लिए 520 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे। इसमें 200 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक गाँव में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी।
VV2 में हमारा जो पूरा भारत सरकार की मंशा है कि पूरा डिजिटलाइज्ड हो, वहां पर DPR से लेकर जो मॉनिटरिंग है परियोजनाओं की वो सब ऑनलाइन की जानी है सभी। तो हमारे यहाँ भी गैप एनालिसिस का काम चल रहा है। प्रत्येक गांव में एक एक नोडल अधिकारी नामित हुआ है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सैचुरेशन अप्रोच पर काम करेंगे कि उस विलेज में भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं वो 100% पहुंची रहे, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो 100% पहुंची रहे। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजतोत्सव के तहत देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की एल्यूमिनाई मीट आयोजित की गई। इसमें प्रदेश भर से प्रशिक्षित युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना रोजगार सृजन के साथ पलायन रोकने में भी कारगर साबित हो रही है। 2019 से अब तक 26,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिला, जिनमें 21,000 को रोजगार मिला है। और मुझे अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से यहां पर आए हैं, उन्होंने बताया कि 30 राज्यों में हमारा उत्तराखंड इस योजना में पहले स्थान पर है। पिछले 5 साल से लगातार पहला स्थान हमारे प्रदेश को मिल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार युवाओं की कितना चिंता करती है। एल्यूमिनाई मीट का मकसद 150 पूर्व प्रशिक्षित युवाओं को एक मंच पर लाना है ताकि वे अनुभव साझा करें और नए युवाओं को प्रेरित करें। योजना के तहत रोजगार पाने वाले युवाओं ने सरकार का आभार जताया। मैंने न्यास फाउंडेशन DDGKY योजना के अंतर्गत कोर्स किया, ट्रेनिंग ली, जहां मेरा रहना खाना सब कुछ फ्री था। उसके बाद मैंने रामनगर में ताज कॉर्बेट रिजॉर्ट एंड स्पा में नौकरी करी, जहां मैं फ्रंट ऑफिस में जॉब करती थी। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूं व DDUGKY का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिससे मुझे अपने परिवार में आर्थिक स्थिति में मदद मिली। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान जमरानी बांध परियोजना का शिलान्यास किया। इस बहुउद्देशीय परियोजना से अब तक सबको लाभ मिलेगा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी के ऊपरी गौला नदी क्षेत्र में 1975 से चर्चा में रही यह परियोजना अब साकार हो रही है। निर्माण के लिए वन विभाग से 350 हेक्टेयर और 6 गांवों से 50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। कुल बजट 3,800 करोड़ रुपए है, जिसमें निर्माण, मुआवजा और पुनर्वास शामिल हैं। परियोजना के तहत 2 सुरंगों का निर्माण शुरू हो चुका है ताकि मुख्य बांध स्थल पर पानी न पहुंचे। गौला नदी का पानी सुरंगों से ही मैदानी इलाकों में पहुंचाया जाएगा। प्रभावित 6 गांवों के 1,267 ग्रामीणों को 480 करोड़ का मुआवजा मिलना है, जिसमें 404 करोड़ रुपए पहले ही वितरित हो चुके हैं। पूरे जो 2 जनपद हैं आपके, नैनीताल का भावर का इलाका है और उधम सिंह नगर हुआ, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 जनपद हैं, बरेली और रामपुर। इन 4 जिलों को बेनिफिट होना है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। मूलतः ये सिंचाई की ही परियोजना है। इसमें पेयजल को ऐड कर लिया गया है। पेयजल में अभी जो टारगेटेड हमारा क्षेत्र है वो मुख्यतः हल्द्वानी के आसपास के गांव और बाकी इलाके हैं। उसमें काफ़ी कुछ लोग प्रभावित जो हो रहे हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको पानी दिया जाएगा। इस परियोजना से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक के खेतों में सिंचाई होगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बड़े भूभाग को पीने के पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही बिजली उत्पादन भी होगा। भाजपा के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिलान्यास पर आभार जताया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जमरानी जैसी जो महत्वपूर्ण योजना है, और बहुत लंबे समय से ये रुकी हुई थी, इसमें कई दिक्कतें आ रही थी और कितने शासन प्रशासन बदले, लेकिन इसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और आज उसका शिलान्यास हुआ है। और वो भी ऐसे दिन जब हमारा राज्य स्थापना दिवस का हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और ये पूरे क्षेत्र का इससे विकास होगा।
आज देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा श्रीयंत्र टापू कांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहीद स्मारक में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राज्य आंदोलनकारी और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हमें मिलकर शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य को बनाने और संवारने का संकल्प लेना है। इस राज्य को बनाने के लिए हमारे बहुत लोगों ने शहादत दी। यहाँ के लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान से उत्तराखंड राज्य पाया है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम उन शहादतों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने प्रदेश को शिखर पर ले जाने का कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार के द्वारा श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयंत्र टापू पर शांतिपूर्ण चल रहे धरने पर जिस प्रकार पुलिस फायरिंग और घेराबंदी की, उससे हमारे 2 नौजवान शहीद हो गए थे, लेकिन आंदोलनकारियों का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।